गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपना वीडियो होगा जो मेथी की फसल चल रही थी ग्रीन फेन्यूग्रीक, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, आपने मसाले वाली फसलों के अंदर जो 3rd नंबर पर है फेन्यूग्रीक, जिसको कहते हैं मेथी। देखिए, आपने दोनों मेथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। एक तो थी सामान्य मेथी और एक थी कसूरी मेथी। देखिए बेटा, जो सामान्य मेथी है वो दाने के रूप में उपयोग लिया जाता है। जैसे आप लोग, अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ओलियोरेजिन पाया जाता है, जिसकी वजह से मेथी का स्वाद है वो कड़वा होता है। और ये जो कड़वापन है वो मनुष्य की विभिन्न प्रकार की बीमारियों में बहुत ही लाभदायक होता है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। ये कई बार जेट में प्रश्न पूछा हुआ है या बड़ी बड़ी कंपटीशनों में पूछ लेता है एग्रीकल्चर के अंदर कि जो ओलियोरेजिन है वो किस उपयोग में लिया जाता है, या फिर मेथी का जो कड़वापन है वो किसके कारण से होता है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें ओलियोरेजिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओलियोरेजिन, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की जो औषधियां बनाई जाती है उसमें उपयोग लिया जाता है बेटा। तो ये ध्यान रखिए, जो मेथी 2 प्रकार की होती है, एक तो है सामान्य मेथी और एक है कसूरी मेथी। देखिए बेटा, ये राजस्थान के हमारे नागौर जिला है, वहां की ये जो कसूरी मेथी है बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ये, क्योंकि ये सुगंधित होती हैं और जो सब्जियां हैं उनको स्वादिष्ट बनाने का कार्य करती है। तो ये देखिए, जितनी भी हम सब्जियां बनाते हैं तो इस कसूरी मेथी का उपयोग करते हैं ताकि इसके अंदर कसूरी मेथी की गंध रहे और स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं। इसका उपभोग करते हैं, इसको खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता है। इसलिए हमारे जो राजस्थान है, जो राजस्थान का जो नागौर जिला है, वहां की कसूरी मेथी प्रसिद्ध है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप लोग इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि ये कई बार इसके अंदर एक किस्म भी बनती है कि राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है ये आपको पता होना चाहिए। ये मेथी की किस्म है। एक है राजेंद्र स्वादी, ये कई बार गलत कर देते हैं क्योंकि ये दोनों मिलती हुई किस्में हैं, आप लोग गलत कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, राजेंद्र स्वादी है वो धनिया की किस्म है। एक धनिया की किस्म में एक और आपको बताया नहीं होगा, आपको ध्यान से देखना, कुंभराज। ये कुंभराज भी कई बार किस्म आई है, ये धनिया की किस्म है, तो ये ध्यान रखिए। अब आप आगे चलते हैं। टाइम ऑफ सॉविंग, देखिए आप लोग, टाइम ऑफ सॉविंग, ये देखिए बेटा, बुआई का समय। देखिए, मेथी को मैदानी क्षेत्र है, ये देखिए बेटा, मैदानी क्षेत्र है। इसको हम मैदानी क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? उत्तरी भारत, मीन्स उत्तरी भारत। मैदानी क्षेत्र को हम उत्तरी भारत भी कह सकते हैं। तो देखना, ये मैदानी क्षेत्र के अंदर उत्तरी भारत आता है। उत्तरी भारत के अंदर या मैदानी क्षेत्र में इसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर, ये देखिए बेटा, 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर, ये देखिए इसकी बुआई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कर देवे। यदि इस टाइम से किसान लेट हो जाता है या अपनी फसल को लेट कर देता है तो इसके अंदर जो मोइला है, जिसको आप एफिड कहते हैं, जिसको आप चेपा कहते हैं, जिसको आप अल कहते हैं, इसको भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, उसका प्रकोप हो जाता है और इसकी फलियों को और इसके कोमल भागों का रस चूसकर पौधे को बेकार कर देता है। ये देखिए, ये दिखने में कीट बहुत छोटा लगता है
लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा करता है बेटा। इसके बाद में देखेंगे आप लोग प्लांट स्पेसिंग, पौध अंतरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लांट स्पेसिंग मींस पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। यदि इस किसान इसको लेकर चलता है तो उसका पैदावार बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर इसकी दूरी का ध्यान नहीं रखा जाता है तो किसान का हमेशा पैदावार कम होता है। तो देखिए यहां पर पौध अंतरण देखेंगे, पौध अंतरण, पौध अंतरण देखिए बेटा। यहां पर लाइन से लाइन की दूरी, ठीक है ना, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, इसको लाइन टू लाइन भी कह सकते हैं और यहां पर रो टू रो भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर इसको आर से भी दर्शाते हैं और एल से भी दर्शाते हैं। तो ये अच्छी प्रकार से ध्यान रख लेना, इसको हम आर से भी दर्शा सकते हैं और एल से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर लाइन से लाइन की दूरी या पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखनी है? यहां पर 25 से 30 सेंटीमीटर। कितनी? 25 से 30 सेंटीमीटर। ये देखिए ये दूरी रखनी है। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है? पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेंगे? 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर। ये मेथी की फसल के अंदर, फेनुग्रीक की फसल में पौध अंतरण, लाइन से लाइन की दूरी आपके सामने है और पौधे से पौधे की दूरी भी आपके सामने है। अब ये बातें ध्यान रख लेता है किसान, क्योंकि उस बिंदुवाई चलता है तो ये बातें जरूर ध्यान रखेगा। लेकिन एक बात ध्यान नहीं रखता है, कभी कभार देखते हैं कि बीज जर्मिनेट नहीं करता है, बीज अंकुरित नहीं होता है। उसका कारण है कि या तो बीज को घेरा डाल देते हैं किसान, या फिर ये क्या करते हैं, या भूमि में नमी की कमी रह जाता है तो बीज अच्छी प्रकार से फूल नहीं पाता है और वो जर्मिनेट नहीं करता है। तो ध्यान रखना, इसकी बीज की गहराई कितनी रखनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा ये बीज जर्मिनेट नहीं करेगा। आप ध्यान रखेंगे कितना? 5 सेंटीमीटर की गहराई फिर छोड़ना है। तो ये ध्यान रखिए बेटा यहां पर। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु आता है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं, ये देखिए यहां पर खाद एवं उर्वरक। उर्वरक, क्योंकि हर बिंदु यहां पर आपको बताया जा रहा है। एवं उर्वरक, इसको अच्छी प्रकार से देखेंगे। फसल को जितना शॉर्ट करना चाहेंगे उतना कर सकते हैं बेटा आप लोग, लेकिन आप लोग अच्छी कंपटीशन में आप लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप लोग संपूर्ण फसल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपने यहां पर बोर्ड पर पढ़ लिया है बेटा, तो मिस एग्रीकल्चर संबंधित कोई भी कंपटीशन हो उसमें से पर्सन बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? इसलिए ध्यान रखिए, यहां पर खाद एवं उर्वरक है तो यहां जो मेन्योर है, देसी खाद है, आप 10 से 15 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से सड़ी हुई खाद का मिले हुए, गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद आप लोग उपयोग में लेवे और भूमि में अच्छी प्रकार से मिला देवे। क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक काम करता है, ये नहीं कि आप लोगों ने एक फसल ले लिया और उसके बाद में ये अपना कार्य करना बंद कर देवे। क्योंकि इसका जो देसी खाद है ये भूमि के अंदर लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक कार्य करता है। इसके बाद में देखना फर्टिलाइजर देखना आप लोग, उर्वरक, यहां पर नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा और पोटेशियम की मात्रा देखना। इसका प्रतीक आप लोगों को मैं यहां पर बता रहा हूं। नाइट्रोजन का प्रतीक N है, फास्फोरस का प्रतीक P है और पोटेशियम का प्रतीक है K। तो यहां पर नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से काम में लेवे। अब ये देखना बेटा, यहां पर इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम ले रखी है, क्योंकि 1 हेक्टर 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है ना। इसके अंदर आप लोगों को 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन लेनी है, क्योंकि ये फेबेसी कुल की है। कौन से कुल की है? फेबेसी कुल की है, जिसको आप लोग
क्या कहते हैं, लेगुमिनोसी। क्या कहते हैं, लेगुमिनोसी, जिसको आप लोग हिंदी में दलहनी फसल के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितनी भी दलहनी फसल है बेटा उसमें राइजोबियम नोड्स पाई जाती हैं। अब इस राइजोबियम नोड्स में क्या पाया जाता है, किसानों का मित्र पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध कराता है। ये ध्यान रखिए बेटा। इसलिए हम इसकी क्रिया, किसकी क्रिया, राइजोबियम बैक्टीरिया की क्रिया सुचारू रूप से शुरू करने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत ही कम नाइट्रोजन की मात्रा डालते हैं। तो मेरे यहां पर बताया है आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन का उपयोग करें। ठीक है बेटा। इसके बाद में आता है फास्फोरस। फास्फोरस की मात्रा आपको देनी है 30 से 40 किलोग्राम। कितनी देनी है, 30 से 40 किलोग्राम यहां पर फास्फोरस की मात्रा देनी है, क्योंकि फास्फोरस क्या करता है, दाने को अच्छी प्रकार से भरता है और साथ में क्या करता है, दाने में चमक लाता है। दाने में क्या लाता है, चमक लाता है। इसलिए इसकी मात्रा अधिक देनी है। कितनी, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फास्फोरस की मात्रा देनी है। इसके बाद में आता है हमारा अगला उर्वरक या न्यूट्रिएंट्स, जिसको आप पोषक तत्व कहते हैं। यदि किसान समय रहते हुए फसल के अंदर पोषक तत्व नहीं देता है तो वो पौधा लक्षण प्रकट करके मर जाता है। ये देखिए बेटा, कोई भी, चाहे मनुष्य देख लीजिए, चाहे पौधा देख लीजिए, या फल वाले पौधे देख लीजिए, या फसल के पौधे देख लीजिए, आप लोग पहले किसान को बताकर जाता है कि साहब मैं जा रहा हूं। क्योंकि किसी भी फसल का पौधा ले लीजिए या किसी भी फल वाले वृक्ष का नाम ले लीजिए, आप लोग सबसे पहले आपको लक्षण प्रकट करके दिखाएगा कि मेरे ये फला फला न्यूट्रिएंट्स की कमी है और अब मैं जा रहा हूं। यदि किसान समय रहते हुए उसके बारे में पढ़ लेता है और उसको न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करा देता है तो वो फसल बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए बेटा, ये फसल भी एक, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है उसी प्रकार से ये हार की फसल है वो भी उसी प्रकार से तैयार की जाती है। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से बच्चे की नमूना हो जाता है, देखा है नमूने में क्या हो जाता है कि फेफड़े चलने लग जाते हैं, चलते हैं ना। अगर आप लोग उसके टीका लगाते हैं तो उसका नमूना रुक जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो यदि आप लोग उपलब्ध नहीं कराते हैं और यदि उपलब्ध करा देते हैं तो वो क्या होते हैं, फसल वापस लहराने लग जाती है। तो ये आप लोगों को पूरी तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी फसल जितनी भी है उसको 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की, 17 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। यदि 17 न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध नहीं कराते, क्योंकि आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग इतना ही जानते हैं कि हमारी फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ही कमी पाई जाती है, तो आप लोग लाकर दे देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी फसल है जिसमें मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ऐसे ऐसे कॉपर है, ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जो किसान को पता नहीं रहता है। क्योंकि हमारी भूमि के अंदर प्रकृति के द्वारा निःशुल्क उपहार दे रखा है, क्योंकि बहुत काफी मात्रा में भगवान के द्वारा, जिसको कहते हैं प्रकृति के द्वारा इसके अंदर, भूमि के अंदर काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। यदि हम प्रकृति पर भी निर्भर रहे तो लगातार धीरे धीरे आप फसल बोते जाएंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और हमारी फसल चौपट हो जाएगी, जिसको कहते हैं आप बंजर भूमि। क्या कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है ना। उस प्रकार से आपकी भूमि हो जाएगी। यदि समय रहते हुए इन पोषक तत्वों का भूमि के अंदर उपलब्ध करा देंगे तो हमारी भूमि उपजाऊ बनी रहेगी। ठीक है। और हमारी जो भूमि के जो लाखों की तादाद में जो मित्र कीट हैं वो भी सही प्रकार से क्रिया करते रहेंगे। बहुत लाखों की तादाद में है। अगर इसको अपन जांच करवाते हैं मर्दा की तो लाखों की तादाद में सूक्ष्म कीट हैं जो हमारी फसल के लिए, भूमि की उपजाऊपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं। लेकिन उनको भी खाने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, जो किसान, आज का जो किसान है बेटा, वो उपलब्ध नहीं करा रहा है। वो केवल उसको क्या दे रहा है, केमिकल दे रहा है कि तुम लोग केमिकल खाओ। अब केमिकल खाएगा तो मरेगा निश्चित रूप से। तो ये ध्यान रखिए आप लोग
कार्बनिक पदार्थों का समावेश करवाएं भूमि के अंदर, ताकि वो अच्छा भोजन प्राप्त कर सके और उसके बदले में आपको लाभ दे सके। ठीक है बेटा, इसके बाद में आगे चलते हैं अंतराकृषि। सॉरी, इससे पहले आप लोग लेंगे इरिगेशन, सिंचाई देखिए, इरिगेशन, सिंचाई देखिए, इरिगेशन, इरिगेशन देखिए, इसको आप हिंदी में कहते हैं सिंचाई। तो इस मेथी की फसल में ये देखिए आप लोग, मेथी की फसल में, मेथी की फसल में 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ठीक है बेटा, यह ध्यान रखने की बात है। मेथी की फसल को ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसको 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचित करते नहीं है। ये इसका क्रिटिकल पीरियड्स हैं, क्रांतिक अवस्था है। इसमें मैं एक नोट डाल रहा हूं, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। यहां पर नोट देखेंगे, नोट में क्या है, फली व बीज बनते समय, यहां पर देखिए फली व बीज बनते समय, ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसमें ये जो क्रांतिक अवस्था है ये आ जाती है, तो इसके समय, इस समय आपको पानी देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका प्रोडक्शन बहुत कम प्राप्त होगा। देखना, फली व बीज बनते समय भूमि में नमी की कमी, नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यदि किसान इस समय पानी नहीं देता है तो दाना कमजोर होकर पिचक जाता है या दब जाता है, क्योंकि उसका भ्रूण पोषक वो अच्छे प्रकार से भर नहीं पाता है और वो बीज क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, अर्थात उस बीज की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। इसके बाद में अगला बिंदु है अपना अंतराकृषि। देखिए क्या है अंतराकृषि, 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 इंटरक्रॉपिंग, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। देखिए बेटा, किसान सारा काम अपने सिस्टोमेटिक तरीके से करता आ रहा है, यदि वो अंतराकृषि समय पर नहीं करता है तो वो फसल कमजोर प्राप्त होती है, क्योंकि किसान शुरुआत के अंदर ध्यान देता है, उसके बाद में वो ध्यान देता है तो बेकार है, क्योंकि समय रहते हुए फसल को देख लेता है या संभाल करता है या संभाल लेता है तो वो फसल बहुत अच्छा उत्पादन दे देती है। यदि वो समय रहते हुए नहीं उसका संभाल करता है तो फसल क्या हो जाती है, चौपट हो जाती है। ठीक है ना, तभी तो कहा ना किसान जुआ खेलता है। क्या खेलता है, जुआ खेलता है। देखिए बेटा, जब उसका सट्टा चल जाता है तो वो जीत जाता है और सट्टा नहीं चलता है तो वो क्या होता है, हार जाता है। उसी का कारण यह है क्योंकि किसान के सामने ऐसी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जिसको वो कंट्रोल करना उसके दिमाग से बाहर रहता है, क्योंकि वो अपनी जितनी आमदनी होती है वो फसल में लगा देता है और उसकी जब पैदावार लेता है तो उसका नील बटा नीला आता है। अगर उसकी ग्रॉस इनकम निकालते हैं, अगर कोई किसान अगर आप अपने से बात करता है या आपसे, आप एग्रीकल्चर ले रखे हैं तो आपसे बात करता है तो आप ग्रॉस इनकम निकाल के देखिए, जीरो बैलेंस आएगा। क्या आएगा, नील बटा नील आएगा। लेकिन उसको कौन बचाता है, कौन बचा सकता है उसको, पता है आपको, मिश्रित खेती। मिश्रित फसल नहीं, मिश्रित खेती उस किसान को बचा देती है। तो ये ध्यान रखिए। यहां पर आप लोग अंतराकृषि के अंदर क्या करेंगे आप लोग, फसल की बुआई के, ये पहली निराई गुड़ाई है, पहली निराई और गुड़ाई, फसल बुआई के, फसल बुआई के कितने दिन बाद में, 15 से 20 दिन बाद में।
15 से 20 दिन बाद करें। ये ध्यान रखने की बात है। मेथी के अंदर पहली निराई गुड़ाई है वो 15 से 20 दिन बाद में करें, ठीक है। और दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन बाद। ये ध्यान से सुनना, मैं यहां दूसरी लगाकर छोड़ दिया है यहां पर, इसको पूरा मैं बोल रहा हूं। दूसरी निराई गुड़ाई का कार्य फसल बुआई के 40 से 45 दिन बाद में, 40 से 45 दिन बाद में निराई गुड़ाई का कार्य कर देवे, ठीक है। जिससे बहुत सारे अवांछित पौधे क्या करता है किसान, उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक देता है। अब इसका यहां प्रश्न बन रहा है एक कि यहां किसान जो अवांछित पौधे को उखाड़ कर बाहर फेंक देता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, रोगिंग। ये देखिए आप लोग यहां पर एक प्रश्न मिल गया है आपको, रोगिंग। रोगिंग क्या है, रोगिंग क्या है? अवांछित पौधे को या खरपतवारों को खेत से उखाड़ कर बाहर फेंक देना या जला देना या नष्ट कर देना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। ये कई बार यहां पर प्रश्न पूछा हुआ है, बोर्ड उठा लेता है यहां पर कि रोगिंग किसे कहते हैं। तो रोगिंग की परिभाषा है कि अवांछित पौधे को उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक देना या बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला बिंदु है, यहां पर एक बिंदु और रह गया है, खरपतवार नियंत्रण। यहां पर देखना रासायनिक, इसी अंतराकृषि में देखना रासायनिक खरपतवार व नियंत्रण के लिए 0.75 किलोग्राम फ्लू क्लोरेलिन, यहां पर पूरा लिखा है बेटा, अच्छी प्रकार से पढ़ना। यहां पर देखो फ्लू क्लोरेलिन ये शाकनाशी है जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। ध्यान रखना, इसका उपयोग कर रहे हैं तो आप बुआई से पहले या बीज अंकुरित होने से पहले इसका स्प्रे करना है। स्प्रे क्या, भूमि के अंदर मिला देना है। इस दवा का घोल है 0.75 मीन्स पूर्ण किलोग्राम फ्लोक्लोरोलिन, ठीक है। कितने पानी में, 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर भूमि में अच्छी प्रकार से मिला देवें, ठीक है ना, मिला देवें। ये देखिए बेटा यहां पर हर बिंदु आप लोग अच्छी प्रकार से समझिए। यहां पर रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवा लेंगे, फ्लू क्लोरेलिन लेंगे। और कितनी लेंगे, पूर्ण किलोग्राम लेंगे। कितने पानी में डालेंगे, 700 से 800 लीटर, क्योंकि किसान को मात्रा का पता नहीं रहता है। बहुत सारी ऐसे एग्रीकिनिक दवा होती हैं जिसको कहते हैं, जहां दवा रखी जाती है, खाद उर्वरक की दुकान है जिसको एग्रोकिनिक कहते हैं आप, उसके अंदर किसान जाता है तो उसको नाना प्रकार की दवा दे देता है। उसके साल्ट के बारे में किसान को पता ही नहीं रहता है कि कौन सा साल्ट देना है। वो एक साल्ट की जरूरत है उस किसान को 10-20 साल्ट दे देता है, क्योंकि एक दवा का जो पैकेट आता है उसमें 3-4 प्रकार का साल्ट आता है। उस साल्ट को पढ़िए और पढ़ने के बाद में आप लोग उस दवा का उपयोग पढ़िए और उसके बाद में उसका उपयोग करें तो किसान का भला है। अन्यथा वो दवा के बारे में उसको ध्यान ही नहीं है और उसको क्या करते हैं, अधिक पैसे खर्च करने होते हैं। तो ये ध्यान रखें, इससे बचने के लिए
जो भी मैं दवा बता रहा हूं वो अपने मस्तिष्क में उतारते रहिए बेटा, ताकि आपके खेती में भी काम आता रहे। यहां पर 0.75 किलोग्राम फ्लूक्लोरोलिन है, वो 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर भूमि में अच्छी प्रकार से मिला देवें। देखिए कभी कभार ये शाकनाशियों का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बारिश के मौसम में क्या होता है, ज्यादा बारिश के मौसम में खरपतवार उगते हैं, तो किसान को खरपतवार निकालने का समय नहीं मिल पाता है, तो उस समय क्या करते हैं हम शाकनाशियों का, जिसको हम हर्बिसाइड कहते हैं, हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं या रासायनिक खरपतवार दवाओं का उपयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, ये जो भी मैं आपको दवा बता रहा हूं अपने मस्तिष्क में उतारते रहिए और अपने माता पिता को जरूर बताइए कि ये दवा है और इस दवा को आप लोग खरीद कर लेके आइए। जितना भी बढ़िया कंपनी, जैसे मैंने आपको 2-4 कंपनियां भी बता रखी हैं, उन कंपनियों को जो सेटिस्फाई है वो लेकर आइए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। तो देखिए बेटा, यहां पर घोल बनाकर भूमि में अच्छी प्रकार से मिला देवें। इसके बाद में है पादप संरक्षण या पादप सुरक्षा। यहां पर लिखते हैं पादप संरक्षण या पादप सुरक्षा। तो इसके अंदर हम, ये हमारा हेडिंग है, इसके अंदर हम पहला कीट लेते हैं। क्या लेते हैं? कीट लेते हैं। तो कीट के अंदर पहला है चेपा। चेपा कह दो, माहू कह दो, मोयला कह दो, ठीक है, मोयला कह दो, ठीक है। इसके बाद ये देखना, इसके बारे में इसकी आदत बता रहा हूं इस कीट की, क्योंकि वही किसान कीटों का और रोगों का नियंत्रण करेगा जो इन कीटों की आदत जानता है, ठीक है ना। जैसे कभी कभार क्या करते हैं कि आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो देख लेते हैं कि सांप को कैसे पकड़ा जाता है, ठीक है ना, और वो कार्य अपन कर लेते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ट्रिक्स होती है पकड़ने की। उसी प्रकार से देखना, ये इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, उनकी हैबिट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसके दांत कैसे होते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसका डिसेक्शन करना पड़ता है बेटा। डिसेक्शन करने, जैसे आप लोग एग्रीकल्चर में आगे पढ़ेंगे, जैसे आप पहले क्या करेंगे, बीएससी करेंगे, बीएससी के बाद में आप एमएससी करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे आप लोग। उसके बारे में इसकी थीसिस लिखना पड़ेगा। इस थीसिस के अंदर आप लोगों को सारी बातें बताई जाएगी कि ये कीट है वो किस प्रकृति का है, ये कब काम करता है, किस समय किस मौसम में कार्य करता है, ये आप लोगों को स्पष्ट करके बताएगा, तब आप लोगों को जानकारी होगी। जैसे इंसेक्टों में सभी आ जाते हैं, जैसे सांप है, घोयरा है, ये कीड़े मकोड़े जितने भी हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये चेपा जो कीट है वो दिखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन काम खतरनाक करता है बेटा। ये सारी फसल को सुखा देता है। छोटा सा कीट है, दिखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। ये फसल के कोमल भागों से, वह मेथी की फलियों से बीजों का रस चूसकर पौधे को सुखा देता है। कितना काम कर रहा है देखना, दिखने में छोटा है लेकिन काम भयंकर खतरनाक करता है ये तो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, यहां कीट पौधे के कोमल भागों का रस चूसकर, क्योंकि ये सस्किंग एंड बाइटिंग करता है, काटता भी और चूसता भी है, दोनों काम करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 0.2% डाइमिथोएट, 0.2%, क्या है ये दवा का नाम बोल रहा हूं मैं, 0.2% डाइमिथोएट, मिथोएट। हाँ, ये साल्ट मिल जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं कि फला कंपनी का ही लाना है, ये साल्ट पढ़ना आप लोग, जरूर लिखा हुआ मिलेगा उस पैकेट पर, ठीक है ना। डाइमिथोएट 0.2%, क्योंकि ये 0.5% में भी आता है लेकिन फसल को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। कीट को तो करेगा ही करेगा, अगर ज्यादा इसकी मात्रा होगी तो क्या करेगा, फसल को भी नुकसान कर, फसल में क्या कैसे नुकसान करेगा, वो जो मनुष्य उसका उपभोग करेगा तो उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए आज आप लोग सुन रहे होंगे कि पंजाब के अंदर जो ऐसी दवा कंपनियां हैं जो मार्केट में उपलब्ध कराकर किसानों को सप्लाई करवा दी, जिससे
कैंसर घोषित हो रहा है, क्योंकि ये साल्ट की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको कई बार बता रखा है कि केमिकल में आपको डुबा दिया और क्या मर गए आप लोग, नहीं, ऐसा केमिकल उपयोग करें कम से कम कीट को 3 दिन तक साइलेंट कर दे, कोई मूवमेंट नहीं करे कीट का, वो दवा होती है। ऐसे नहीं कि हमने स्प्रे किया कि कीट मर गया, नहीं, वो दवा बिल्कुल 100% गलत है, ऐसी दवाओं का उपयोग नहीं करें। ये ऐसी कंपनियां थर्ड कैटेगरी की कंपनियां हैं, ये ध्यान रखिए बेटा, ऐसी दवा का उपयोग करें, क्योंकि बहुत सारी दवा ने भारत सरकार द्वारा बैन लगा दिया गया है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को खराब करती है। तो ऐसी दवा का उपयोग करें, ऐसी सेटिस्फाई कंपनियों का केमिकल लेवें जो कम से कम 2 या 3 दिन तक उस कीट को हिलने नहीं देवें, उसके बाद में मारे, वो दवा है ओरिजिनल। ये नहीं कि उसको आपने स्प्रे कर दिया और मर गया, हाँ किसान खुश हो जाता है कि हमारा कीट मर गया है, ऐसी दवा का उपयोग उस दुकानदार ने बहुत बढ़िया दवा दी है ना, वो दवा गलत है। दवा ऐसी लाए जो धीरे धीरे अंत प्रभावी हो, ठीक है, उसके उधर को नष्ट करें, उस इंसेक्ट के शरीर में प्रवेश करें और प्रवेश करने के बाद में उसकी क्रिया को बंद कर देवें, ठीक है ना, वो दवा होती है बेटा, ठीक है। आगे चलिए, 0.2% डाइमिथोएट 1 ml दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देवे, जिससे किसान को आशाचित लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में देखना रोग आता है, क्या है, रोग, रोग है जड़ गलन रोग, क्या है, जड़ गलन रोग, जड़ गलन रोग। यह रोग कवक के द्वारा होता है। इस रोग में पौधे की जड़ें गल सड़ जाती हैं और पौधा नष्ट हो जाता है। इसके लिए बेटा बीज को बोने से पहले बीज को उपचारित करके बुआई करें और ट्राइकोडर्मा जो मित्र फफूंद होती है उसके आप लोग उससे उपचारित करके बीज की बुआई करें, ठीक है ना, इससे किसान को आशाचित लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में अगला रोग है छाछा रोग, क्या है, छाछा रोग। ये देखिए आप लोग, जिसको चूर्णी फफूंदी रोग के नाम से जानते हैं, पाउडरी मिडलू के नाम से जानते हैं, बहुत सारे ये शब्द है जो आप लोगों को गुमराह कर देते हैं। इसको छाछा रोग भी कहते हैं, पाउडरी मिडलू के नाम से भी जानते हैं और चूर्णी फफूंदी रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको 2-3 नामों से जानते हैं और आप लोग प्रश्न को गलत करते हैं। छाछा रोग, ये इस छाछा रोग में क्या, इसमें क्या होता है, ये किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। इसका प्रकोप किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, ठीक है ना। और ये क्या करती है कवक, सफेद पाउडर जैसा चूर्ण से पौधे को ढक देती है, जिससे पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, रोग रोधी किस्मों की बुआई करेंगे और बीज को बोने से पहले उपचार करेंगे। और 0.1%, ये ध्यान रखना है, या आप लोग केराथेन एलसी, ठीक है, या 0.1% कार्बेंडाजिम दवा का छिड़काव करें, ठीक है। ये देखिए बेटा, कार्बेंडाजिम है, ये अंत के अंदर में लिख रखा है 0.1% कार्बेंडाजिम, ये देखिए दवा का स्प्रे करें, ठीक है। इसके बाद में अगला रोग है झुलसा रोग, जिसको ब्लास्ट रोग के नाम से जानते हैं। तीसरा रोग है झुलसा रोग। इसके अंदर ये 3-4 रोग लगते हैं, इसको अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना बेटा। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 2 रोगों के नाम लिखिए, आप लोगों को पता नहीं रहता और गलत कर देते हैं इस प्रश्न को। तो ये आप लोग देखिए झुलसा रोग, जिसको आप इंग्लिश के अंदर ब्लास्ट रोग के नाम से जानते हैं। यह रोग भी क्या होता है, कवक के द्वारा होता है और इसमें पौधा मुरझाकर सूख जाता है, अचानक सूख जाता है या झुलस जाता है और पौधा झुलस कर क्या होता है, नष्ट होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 ग्राम मैनकोजेब प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें या छिड़काव कर दें, ठीक है ना। और फसल के अंदर उचित नमी बनाए रखें, ये नहीं कि ज्यादा नमी बना देते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है।
इसके बाद में देखना, ये आप लोगों ने बेटा यहां पर कीट देखा है, कीट देखने के बाद में ये 3-4 रोग हैं, उसके बारे में आपने अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु आता है कटाई देखना, जिसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। क्या है? हार्वेस्टिंग। ये देखिए बेटा, यदि किसान समय पर इसकी कटाई कर लेता है, कटाई कब करनी है? जब फसल पीली हो जाए और फलियां पीली पड़ने लग जाए, तब इसकी कटाई कर लेवे। कब? जब फसल पीली हो जाए और फलियां पीली होने लगे, तब इसकी कटाई कर लें। उसके बाद में छोटे छोटे बंडल बनाकर, कटाई एंड मंडाई, कटाई और मंडाई। मंडाई का मतलब है इसके अंदर क्या करेंगे आप लोग, छोटी छोटी बंडल बना लेते हैं और छाया के अंदर 1 सप्ताह तक इसको सुखाया जाता है। उसके बाद में डंडों की सहायता से, डंडों से कैसे? पीट कर इस फसल को पीटा जाता है, और पीटने से क्या होता है? दाना बाहर आ जाता है और इसकी ओसाई कर लेते हैं। ठीक है ना, सफाई कर लेते हैं। ओसाई का मतलब सफाई कर लेते हैं और उसके बाद में बीज को भंडारण कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखना आप लोग थ्रेसिंग कर लेंगे। सूखने के बाद में क्या करेंगे? थ्रेसिंग कर लेंगे। इसके बाद में आगे हमारा अगला बिंदु है उपज। क्या है? उपज। ये देखिए बेटा, उपज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। यदि किसान को उपज की बारे में पता नहीं है तो हमारी फसल संपूर्ण नहीं होती है। कौन बोएगा? किसान। अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो किसान अपने आप ही लालच से बोने लग जाएगा फसल। तो आप लोगों को यहाँ पर खेती करना बताया जा रहा है कि किस तरीके से खेती करें जिससे किसान का उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर देखना उन्नत किस्मों से, उन्नत किस्मों से 50 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टर हरी पत्तियां प्राप्त होती हैं। पत्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, हरी पत्तियां प्राप्त होती हैं बेटा। कितनी? 50 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टर। यदि हम ये जो कसूरी मेथी बोते हैं या साधारण मेथी बोते हैं तो आप लोगों को हरी, यहाँ पर कसूरी मेथी से लिया गया है, तो यहाँ पर कसूरी मेथी से 50 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टर हरी पत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर दाना देखना बेटा, दाना कितना प्राप्त होता है। दाना देखिए आप लोग, दाना कितना प्राप्त होता है? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार प्राप्त होती है, जिसको कहते हैं हम सामान्य मेथी की बीज दर। सामान्य मेथी की जो दाने वाली मेथी होती है, तो इसके अंदर आप लोग 10 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। यदि हम कसूरी मेथी की लेते हैं तो उसके अंदर बीज दर की मात्रा, जो दाने की मात्रा है वो कम होती है, मीन्स लगभग 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होती है। और यहाँ पर ये जो दाना मेथी है, जिसको आप सामान्य मेथी के नाम से जानते हैं, वो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर तक प्राप्त हो जाती है। तो देखिए बेटा, इस फसल को आप लोग अच्छी प्रकार से देखना। इसके जो स्पाइस की क्रॉप्स हैं वो एक शेष रह गई है, उसका नाम है सौंफ। उसको हम कल देखेंगे। आपकी कल 30 फसलें, जो 30 क्रॉप्स हैं वो संपूर्ण होगी। उसके बाद में हम पहले चैप्टर में आएंगे। तो ये ध्यान रखिए, आपकी 29वीं फसल है, ये पूरी हो गई है। इसको अच्छी प्रकार से 29 फसलें आपके जवान पर होना चाहिए। ये जितनी भी आपकी अंगुलियों की ट्रिप्स हैं यहाँ पर दे रखा है, इसको आप लोग जो रेखाएं है ना, इस पर ले लेना। इन 30 फसलों को अपने आप ही आपको याद हो जाएगा बेटा। एक चार्ट बनाना और चार्ट बनाकर आपने जहां भी आप लोग विश्राम करते हैं उसके सामने लगाना, और सुबह उठते बैठते शाम को आप लोग उसको पढ़ते रहेंगे ना, अपने आप ही आपको ये फसलें तैयार हो जाएंगी। तो देखना बेटा, मैंने आपको याद करने का तरीका भी अच्छी प्रकार से बता दिया है कि फसलों को यदि आपको याद करना है तो रफ कॉपी के अंदर 1-2 बार इसको उतारिए, और उसके बाद में क्या करेंगे आप लोग, 10 रुपए 15 रुपए का चार्ट आता है, वो चार्ट लेके आइए और उसको लाइन वाइज से इन जो भी बिंदु हैं इसको उतारिए, और आप जो जहां विश्राम करते हैं उसके सामने आप लोग
इसको चिपका दीजिए और सुबह उठते समय और शाम को सोते समय कम से कम आप लोग आधा 1 घंटे भी देख लेंगे ना, तो ये फसल ऑटोमेटिक आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। जिस प्रकार से आप लोग विभिन्न प्रकार की किस्में आपके दिमाग में आ जाती है ना, वैसे आपके दिमाग में घूमने लग जाएगी और ये फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये आप याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है। अगर जो विद्यार्थी ऐसा कार्य नहीं करता है वो बिल्कुल नंबर भी कम लाएगा और परसेंटेज भी कम बनाएगा। ठीक है ना? तो याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो देखिए ना बेटा, जो आज का वीडियो है मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसके लिए लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। धन्यवाद।